ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से, जहां पर गोलीबारी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद गोविंद गोले इस गोलीबारी में घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर मुरैना से इस वक्त की है, जहां मुरैना के उत्तमपुरा इलाके में गोलीबारी, कांग्रेस और बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। कांग्रेस के पूर्व पार्षद गोविंद गोले घायल, गोली लगने से घायल हुए। गोविंद गोले बीएसपी प्रत्याशी बेटे पर गोली चलाने का आरोप है। कांग्रेसियों ने स्टेशन रोड थाने का घेराव किया है। तो बीएसपी प्रत्याशी के बेटे पर आरोप। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद गोविंद गोले इसमें घायल हुए हैं। मुरैना के उत्तमपुरा इलाके में गोलीबारी हुई है और कांग्रेस और बीएसपी कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ था और इस दौरान ये गोलीबारी हुई। गोविंद गोले जो कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं, वो इस गोलीबारी में घायल हुए हैं। बीएसपी प्रत्याशी के बेटे पर गोलीबारी का आरोप है। कांग्रेस ने स्टेशन रोड थाने का घेराव किया। रचित हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रचित, क्या कुछ हुआ, जरा बताएंगे? रचित, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, अगर देखा जाए तो सुर्खी उपचुनाव के लिए जो आज 3 तारीख को मतदान संपन्न हुआ था, उसमें दोनों ही प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब ये 10 तारीख को पता चलेगा कि जो सुर्खी उपचुनाव का ताज है वो किसके सर पर सजेगा। सुर्खी उपचुनाव में अगर देखा जाए तो 2,05,000 मतदाता थे, जिसमें से 1,45,000 मतदाताओं ने अपने मत का आज प्रयोग किया है, जिसमें 84,000 पुरुष और 62,000 महिला मतदाताओं ने अपना मत जो ईवीएम में कैद किया है। अगर देखा जाए तो सुबह से ही सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जो 297 पोलिंग बूथ थे, उन पर वो बड़ी तादाद में महिला मतदाता पहुंचे थे और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर मतदान सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में किया है। छुटपुट जो शिकायतें थी प्रशासन से वो की गई थी और मतदान जो था वो पूरी तरह संपन्न हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत से जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जनता इस बार उन्हें अच्छे मतों से जिताने वाली है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई पारुल साहू ने कहा था कि इस बार का जो चुनाव है वो सुर्खी की जनता लड़ रही है और उन्होंने कहा था कि सुर्खी की जनता इस बार उन्हें बहुत अच्छे मतों से विजय हासिल कराएगी। श्रद्धा, बिल्कुल, उम्मीद तो दोनों पार्टियों को यही है। कांग्रेस का कहना है कि 28 में से 28 सीटें कांग्रेस के पाले में आ रही है, वही बीजेपी का भी यही कहना है। हालांकि इंतजार उसके लिए 10 तारीख तक का हमको करना होगा और 10 नवंबर को खुलासा हो जाएगा किसका कितना विश्वास और कितना सही साबित हुआ। लेकिन उससे पहले ये भी कि अब ये भी बातें शुरू हो चुकी हैं कि चुनाव आयोग की वोटिंग परसेंटेज कम चुनाव आयोग देगा, ईवीएम का मुद्दा भी शुरू हो गया है। तो सवाल ये कि अगर भाई सब कुछ ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है, तो फिर अब ये बातें क्यों? जी सिद्धा, अगर देखा जाए तो इस बार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार से 3% मतदान कम हुआ है। पिछली बार 73% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 70% वोटिंग हुई, 3% वोटिंग कम हुई है। लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका दावा है कि वो अच्छे मतों से जीत हासिल करेंगे। तो वहीं बीजेपी का भी कहना है कि वो भी अच्छे मतों से जीत हासिल करेंगे। मतदाताओं ने अपने जो मत हैं वो ईवीएम में कैद कर दिए हैं और अब फैसला 10 तारीख को आएगा जो मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है उसको लेकर। श्रद्धा जी, रजनीश सेठी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रजनीश, वोटिंग परसेंटेज साथ ही चुनावी माहौल क्या रहा? आज वोटिंग हुई है तो मतदाताओं के क्या मुद्दे रहे? अगर आपकी उनसे बात हुई, क्या कुछ सोच समझ के मतदाता आज आए वोट डालने के लिए, और वोटिंग परसेंटेज क्या रही वहां की? जी हाँ श्रद्धा, आगर मालवा में बम्पर वोटिंग हुई है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से 6 बजे बाद जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन 5 बजे तक जो आंकड़ा जारी किया गया था उसमें लगभग 81% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। और पिछले यदि चुनाव की बात करूं तो जब 82% था, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि सारे रिकॉर्ड इस बार मतदान प्रतिशत के टूटने वाले हैं आगर मालवा में।
लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। सुबह से ही हम पोलिंग बूथों पर सुबह से हम लोग मौजूद थे। हमने देखा मतदान शुरू होने के पहले से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचने लग गए थे और जिसके चलते आगर मालवा में काफ़ी ज़्यादा बम्पर वोटिंग हुई है और इसी के मतलब इस बार लग रहा है कि सारे रिकॉर्ड इस बार वोटिंग के टूटने वाले हैं। अब मुद्दे की बात करें तो हम आगर मालवा की जनता को कहेंगे, क्योंकि बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, यानी कि जनता बहुत जागरूक है। अब खैर जनता के मन में क्या है इसके लिए तो रजनीश हमें जरूर 10 तारीख तक का इंतजार करना होगा। जी सर, बिल्कुल जनता के मन में क्या है यह तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन आगर का जो अभी तक का इतिहास रहा है, आगर के चुनाव का इतिहास रहा है, वोटिंग परसेंटेज यदि ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं इसमें यह बीजेपी का एक गढ़ भी माना जाता है और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता आया है। और यदि आपने जिससे पहले पूछा था मुद्दों की बात की जाए तो आगर मालवा में तो मुद्दा हावी रहा, इसके अलावा यहाँ पर हावी रहा। यहाँ पर बीमे की राशि कहीं ना कहीं किसानों को सही जो नहीं मिली, कम मात्रा में मिली, उसका भी मुद्दा यहाँ पर छाया रहा। इसके अलावा कर्ज माफ़ी एक यहाँ पर मुद्दा पूरे चुनाव में रहा। कांग्रेस ने जहाँ एक और कर्ज जो किसानों का माफ किया था उसको भुनाया, वहीं बीजेपी ने जिन किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ उसको लेकर मतदाताओं के बीच में गई। तो एक कर्ज माफ़ी भी यहाँ पर मुद्दा पूरे समय छाया रहा। 4 लेन का मुद्दा भी यहाँ पर हमने जब लोगों से बात की तो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से 4 लेन की मांग की जाती रही है। उज्जैन से चौली जो राजस्थान बॉर्डर को जोड़ता है उस मार्ग को चौड़ा करने के लिए लगातार लोगों द्वारा मांग की जा रही थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हर बार यहाँ पर आश्वासन देती है लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया। इसके अलावा रेल एक यहाँ पर ऐसा मुद्दा था जिसको कई वर्षों से लोग यहाँ पर रेल लाइन की मांग कर रहे हैं, वो भी वादे पार्टियों द्वारा किए गए लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया गया। इसके तरह हमने जब मतदाताओं से जो ग्रामीण क्षेत्रों में वादे तो हर चुनाव से पहले किए जाते हैं, घोषणा पत्र जारी किया जाता है और फिर कहूंगी कि इस बार तो मध्य प्रदेश में तो खैर घोषणा पत्र वचन पत्र और संकल्प पत्र में तब्दील हो गया है। अब ये देखना होगा 10 नवंबर पर जो भी फैसला आएगा उसके बाद ये देखना होगा कि ये संकल्प या फिर वचन कितने निभाए जाते हैं जनता के साथ, क्योंकि हर बार ये संकल्प और वचन तो कर लिया जाता है और फिर उसके बाद भूल जाते हैं इन संकल्पों को, वचनों को। फिर दूसरा जब चुनाव का टाइम आता है फिर याद आते हैं संकल्प और वचन। देवव्रत जुड़े हुए हैं हमारे साथ मरवाही से। देवव्रत, शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई है मरवाही में, जैसा कि आपने बताया, 1 सीट छत्तीसगढ़ की, लेकिन बेहद अहम बेहद खास सीट। और बीजेपी कांग्रेस की अगर बात करें तो दोनों की साख दांव पर लगी हुई है, इसीलिए बड़े बड़े दिग्गजों का मरवाही में जमावड़ा लगा रहा। जी बिल्कुल, और ये सियासी हलचल अभी से नहीं, पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है। जब से जोगी परिवार यहाँ पर मैदान में था उसके बाद अमित जोगी का नामांकन खारिज हो जाना, उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन खारिज हो जाना, उसके बाद जो सियासी हलचलें, कई तरह की बयानबाजियां, यहाँ पर मुख्यमंत्री का 3 दिनों तक डटे रहना, प्रचार करना, विपक्ष के नेता यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ पर आते हैं वो भी धुआंधार प्रचार करते हैं। तो इससे समझ में आ जाता है कि केवल सीट एक ही है, लेकिन प्रतिष्ठा यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की लगी हुई है। और क्योंकि अंतिम समय में ये सीट इसलिए और भी अहम हो जाती है, और भी यहाँ पर एक ट्विस्ट तब भी आ जाता है जब वोट से 1 या 2 दिन पहले अमित जोगी साफ तौर पर बीजेपी को समर्थन दे देते हैं। और कांग्रेस पहले से यह हमेशा कहती आई है कि यह बीजेपी की बी टीम है, और ऐसे में अमित जोगी का समर्थन देना, और दूसरा वही अगर हम देखें तो जेसीसी के ही नेता कहते हैं कि हम कांग्रेस में जाने को तैयार हैं। तो इस तरीके के जो समीकरण इलेक्शन से ठीक पहले बने, ये वजह भी है कि और भी दिलचस्प ये सीट हो जाती है। जी बिल्कुल, और इसीलिए मुकाबला काफी 50-50 का यहाँ पर लग रहा है। और क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि जोगी वोट बैंक जो होगा वही निर्णायक फैसला लेगा, इस बात को कांग्रेस के भी मंत्रियों ने स्वीकार किया है कि एक बड़ा वोट बैंक उनका था। और अचानक चुनाव से 2 दिन पहले अमित जोगी का सीधे समर्थन कर देना बीजेपी को, और उन्हीं की पार्टी के 2 विधायकों का ये कहना कि अजीत जोगी अगर होते तो वो कभी भी बीजेपी को समर्थन नहीं कहते। तो यहाँ पर कुछ अलग तरह के सियासी समीकरण 10 नवंबर का इंतजार, और 10 नवंबर को ये भी देखना होगा कि अमित जोगी ने समर्थन भाजपा को दे दिया
क्या उसका फायदा भाजपा को पहुंचता है, या फिर जो 3 दिन मुख्यमंत्री रहे मरवाही में और उन्होंने जो जनता को मनाया, जनता को मुख्यमंत्री की बात समझ में आई। थोड़ा इंतजार तो जरूर करना होगा 10 नवंबर तक का। आप सभी बने रहे हमारे साथ। दीपेश लगातार स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, ओवर टू यू। किस तरह से मतदाता अपने घरों से निकले और बम्पर मतदान इस बार देखने को मिला है। कोरोना काल था, कोरोना काल में तमाम तरह की गाइडलाइंस थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो आश्वासन दिया गया था, जो व्यवस्थाएं की गई थी, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए मतदाता अपने घरों से निकले और बम्पर मतदान देखने को मिला है। अभी तक के आंकड़े का अगर जिक्र किया जाए, चूंकि 6 बजे मतदान खत्म हुआ और 6 बजे के बाद अभी भी जो लोग परिसर में मौजूद हैं वो तो मतदान कर रखे हैं, लेकिन अभी तक जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। सबसे पहले अगर आगर की बात की जाए तो वहां किस तरह से मतदान हुआ और वहां के मतदाता कितने जागरूक नजर आए हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। लगभग 80.54% मतदाता आगर में अपने घरों से निकले और मतदान केंद्र पर पहुंचे। ये 5 बजे तक का आंकड़ा है और 5 बजे तक 80.54% मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। यानी कि यह समझा जा सकता है कि यह आंकड़ा अभी जब 6 बजे का कंप्लीट होगा तब और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। वही इससे इतर अगर अब बात अंबाह की कर लेते हैं तो वहां पर 51.65% मतदाता अंबाह में अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वही बात अगर अनूपपुर की करें तो अनूपपुर में 63.60% मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। तो 67.60% मतदाताओं ने अनूपपुर में मतदान किया है। वहीं उसके बाद अगर बात अशोकनगर की करें तो यहां पर 69.79% मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे। थोड़ा कम जरूर है, लेकिन यह 5 बजे तक का आंकड़ा है। 6 बजे के बाद का जो आंकड़ा आएगा वो स्पष्ट होगा। बात बदनावर की कर लेते हैं तो यहां पर 81.26% लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे और 5 बजे तक 81.26%, तो यानी समझा जा सकता है कि फिर बाकी बचे हुए 1 घंटे में कितने लोग पहुंचे होंगे। बात बमोरी की, जहां पर 77.51% लोग मतदान करने के लिए बमोरी में पहुंचे। वहीं बात अगर भांडेर सीट की जाए तो वहां पर मतदान प्रतिशत 71.59% रहा है। भांडेर में भी बड़ी संख्या में मतदाता घरों से निकले। बात ब्यावरा की करें तो यहां पर 80.01% मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे। इसके अलावा डबरा सबसे हाई प्रोफाइल सीट इस लिहाज से कि वहां पर पूरे उपचुनाव के प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियां इस सीट ने बटोरी, लेकिन वहां पर जो मतदान प्रतिशत था वो 57.10% अभी तक दर्ज किया गया है। बाकी सीटों से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन 5 बजे तक का आंकड़ा है। बात दिमनी की कर लेते हैं तो 57.50% मतदाता यहां पर भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे। इसके बाद अगर बात गोहद की करें तो वहां पर 52.00% यानी 52% वहां पर 5 बजे तक मतदान हुआ। ग्वालियर 49.77% मतदान यहां पर हुआ। यहां पर भी मतदान प्रतिशत थोड़ा कम नजर आया, लेकिन ग्वालियर पूर्व में थोड़ा सा ज्यादा 5 बजे तक हुआ। 42.99% मतदाता यहां मतदान केंद्र पर पहुंचे, लेकिन यह कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि हाटपीपलिया में भी थोड़े ज्यादा मतदाता, लगभग 80% मतदान वहां पर 5 बजे तक हुआ। तो काफी दिलचस्प ये पूरा चुनाव रहा और काफी गहमा गहमी भरा माहौल रहा, लेकिन इस पूरे गहमा गहमी भरे माहौल के बीच मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और प्रत्याशियों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, जो 10 तारीख को स्पष्ट होगा कि अब मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहने वाली है, कौन सत्ता में रहने वाला है, यह 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। तो लगातार आज पूरे दिन भर महा कवरेज हम आप तक पहुंचाते रहे। कहां किस तरह की स्थितियां हुई वो हम आप तक बताते रखे। हमारे सहयोगी भिंड से अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आज दिन भर का सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र अगर रहा तो वो भिंड मुरैना क्षेत्र रहा। यहां घटनाएं कई देखने को मिली हैं, किस तरह की स्थितियां रखी और कैसे मैनेज हो पाया? गोलमी सर्किल में सुबह से महगांव के गोलमी सर्किल में सुबह से उपद्रवियों द्वारा
पोलिंग पर डंप करने की कोशिशें की गई और पुलिस उनका पीछा करती रही और कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे बराबर आरोप लगाते रहे कि हाँ डंप होने की संभावना है, पुलिस की मिली भगत से पूरा डंप होगा और यही कारण रहा कि मार्डन को डंप कर लिया गया। बिना स्याही के सुबह लोगों को मतदान करते देखा गया। उसके बाद वहां से लगा सौंदा में मार्डन के कुछ लोगों द्वारा सौंदा में फायरिंग की गई 150-200 लोगों द्वारा, जिसके बाद पुलिस एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फायरिंग करने वाले लोगों को खदेड़ा। मौके से खाली कारतूस बरामद किए गए। उसके बाद लिलोई गांव में ईवीएम तोड़ने का मामला सामने आया तो कम से कम 1 सैकड़ा लोग उपद्रव करने की कोशिश करते रहे और स्थानीय पुलिस जो थाना प्रभारी थे उन पर आरोप लगते रहे उनके मिली भगत के। ओपीएस मंत्री के भतीजे को गिरफ्तार किया गया, सत्यदेव कटारे के भाई को हिरासत में लिया गया, लेकिन मंत्री के दबाव में ओपीएस मंत्री के भतीजे को छोड़ दिया गया, लेकिन हेमंत कटारे के भाई उनको अभी तक पुलिस गिरफ्तार किए हुए, हिरासत में लिए हुए। लेकिन अनिल, एक सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि ये कोई अभी से नहीं हुआ, ये कोई अप्रत्याशित नहीं था जो एकाएक यहां पर इस तरह की स्थितियां निर्मित हो गई, पहले से यह तय था। उसके बाद भी स्थानीय स्तर पर प्रशासन इतना लचर क्यों नजर आया? क्यों वहां पर कोई पुख्ता इंतजामात नहीं थे? क्यों वहां पर इस तरह से अवैध हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल होता नजर आया, जब इस चुनाव दौरान आचार संहिता के समय में पहले ही हथियार जब्त कर लिए गए, रखवा लिए गए, उसके बाद कैसे यहां पर यह हथियार मुहैया हो गए जिसकी कानो कान खबर अधिकारियों तक नहीं थी? डीपी जी बता दो, सुबह से शाम तक पुलिस जो संबंधित थाना पोलिंग स्थानीय पुलिस जो मौके पर थी वह पूरी तरह से बीजेपी का समर्थन कर रही थी। हेमंत कटारे कांग्रेस प्रत्याशी ने पूरे दिन भर ये आरोप लगाए, कई तरह की शिकायतें की, ऑब्जर्वर से शिकायत की, डीजीपी शिकायत की, आईजी शिकायत की, उसके बाद भी मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण था कि जितने भी वो थे दंगा करने वाले लोग, उत्पात मचाने वाले, सभी पोलिंगों पर उत्पात मचाते रहे। अब अनिल, क्या यूपी बॉर्डर से लगे होने की वजह से यूपी बिहार का जो कल्चर है चुनाव के दौरान वो यहां पर भी हावी हो जाता है और वही चीजें देखने को मिलती है? जी भाई, बिल्कुल ये चुनाव ये सरकार बनाने का चुनाव था, इसलिए कोई भी प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा था और यही कारण था कि मंत्री जहां जहां जा रहे थे पीछे पीछे कांग्रेस प्रत्याशी उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे और देखते ही देखते कई जगह जो थे, कई ऐसे गांव हैं जिनकी शिकायत कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा की गई, 60 गांव के करीब, उनमें कई जगह 90% के करीब मतदान होने की संभावना है। अब कोई शिकायतों पर कार्रवाई की नजर आई है अनिल? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और हेमंत कटारे जी अभी पर्यवेक्षक से मिलकर आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है आप निर्भर करना तुम्हारी शिकायत अगर कोई तथ्यात्मक होगी जिस पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, मैं दीपेश बता दूं आपको, 2-4 पुलिस अधिकारी जो टीम में शामिल थे उन्होंने भी कई तरह के गोरमी थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। युवराज, कैसा रहा आज का पूरा माहौल? जैसा कि अभी बता रहे थे कि कई जगह गोलीबारी हुई है, कई जगह से हिंसा की खबरें आई हैं। रायसेन के माहौल अगर हम बात करें तो कैसा रहा वोटिंग परसेंटेज, और साथ ही कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है लोगों ने वहां पर? सांची विधानसभा में आपको बता दूं, सांची विधानसभा में 68% मतदान 5 बजे तक हो गया था, जिसके बाद अभी 6 बजे तक मतदान का अभी परसेंटेज नहीं आया है। लगभग 2% मतदान और बढ़ा होगा। और आपको मैं बता दूं, रायसेन में मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान रहा है। सिर्फ एक ही केंद्र पर मतदान नहीं हुआ जहां पर 500 मतदाताओं में से सिर्फ 30 मतदाताओं ने वोटिंग की है। जी जी जी, कुल मिलाकर शांतिपूर्ण मतदान वहां पर रहा है। और आपने जैसा कि बताया अभी 6 बजे वोटिंग खत्म हुई है। हालांकि जो लोग लाइन में लगे हुए थे उसके बाद अब एक चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, तब पता चलेगा कि कुल मिलाकर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। दीपेश, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब उसके पीछे कारण ये है कि भाई बार बार लोगों को बोला जा रहा था कि आप वोट देने आए, या फिर इतने समय से मार्च के बाद से ही जो उठापटक मध्य प्रदेश में देखने को मिली राजनीतिक तौर पर, वो भी एक वजह है कि फिर जनता आई निकलकर और फिर जनता बताना चाहती है कि हमारा मूड क्या है, क्योंकि सरकार बनती है, गिरती है, फिर सरकार बनती है। ये जनता ने तो ये नहीं किया था, तो जनता ने तो कुछ और चुना था, या फिर जनता के मन में क्या है ये अब ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है लोगों ने। और 10 नवंबर को पता चलेगा जनता का मूड क्या। नहीं, बिल्कुल श्रद्धा, थोड़ा सा और पीछे आपको ले जाऊंगा। जब 2018 में चुनाव हुआ था, अगर आप देखें मध्य प्रदेश के इतिहास को, तो अभी तक मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई ट्रेंड रहा नहीं।
अभी तक मध्य प्रदेश में जब भी सरकारें बनी हैं तो फुल मेजोरिटी की सरकार बनी और 5 साल चली, उसके बाद फिर दूसरा चुनाव हुआ और फिर अगली सरकार के लिए मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मतदान किया। लेकिन जो 2018 में हुआ वो आम मतदाताओं को भी पच नहीं पाया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि यहां पर जो सरकार बनी वो इस तरह की बन गई कि ये सरकार मिक्सअप वाली है, कोई भी फुल मेजोरिटी की सरकार बन नहीं पाई। यही वजह भी आप इससे समझ सकती हैं। ठीक है, जागरूकता अपनी तरफ है, हमने भी मतदाताओं से अपील की, निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर काम करता नजर आया, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर काम करती हुई नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं आम मतदाता के मन में भी यह था कि मध्य प्रदेश का जो अभी तक का इतिहास रहा है वही मध्य प्रदेश में होना भी चाहिए कि फुल मेजोरिटी की सरकार रखे, 5 साल वो काम करे, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, 5 साल वो काम करे और उसके बाद फिर हम अगली सरकार को चुने। लेकिन अब जो मध्य स्थिति जो निर्मित हुई है, मध्यावधि तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उपचुनाव की स्थितियां यहां पर निर्मित हुई वो शायद आम मतदाता को भी पची नहीं और यही वजह है कि अब उपचुनाव में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा मतदाताओं ने लिया है। खैर, साथ में रखें, एक और बड़ी खबर की ओर इशारा कर देते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए 28 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सबको 10 नवंबर का इंतजार है जब चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। तो इंतजार 10 तारीख का और साथ ही साथ अब ये इंतजार की घड़ियां लंबी हो जाएंगी। तारीख भले 10 हो लेकिन घड़ियां बहुत लंबी हैं। विधानसभा उपचुनाव आखिरकार खत्म हुआ और अब इंतजार 10 नवंबर का है। हम ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि मतदान का जो वक्त है वो खत्म होने के बाद यहां जो मतदान केंद्र है वहां का स्टाफ ईवीएम को सील करने का काम कर रहा है। ये जो तस्वीरें हैं वो मतदान का समय 6 बजे शाम को खत्म होने के बाद की तस्वीरें हैं और ये इसी तरीके की प्रक्रिया बाकी के जो मतदान केंद्र है जहां पर मतदान हो रहा था वहां खत्म होने के बाद ईवीएम को विधिवत तरीके से सील किया जाएगा और सील करने के बाद ये जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में रख दी जाएंगी और फिर इंतज़ार होगा 10 नवंबर का, जिस दिन नतीजे विधानसभा उपचुनाव के सामने आएंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं वो न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। एक पूरी प्रक्रिया है इस ईवीएम को सील करने की, बाकायदा उसको सील करने की प्रक्रिया होती है। नंबर और तमाम जो अधिकारी यहाँ अधिकृत तौर पर मौजूद हैं उनके सिग्नेचर होते हैं और फिर ये ईवीएम स्ट्रांग रूम में रख दी जाती है। इस उपचुनाव में कई बड़े दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। 28 सीटों में से सबसे ज़्यादा 16 सीटें ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में ही हैं। तो देखना होगा कि आखिरकार अब नतीजे 10 नवंबर को क्या और किसके पक्ष में सामने आते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बताएंगे कि आज दिन भर का सबसे बड़ा अपडेट आखिर रहा क्या। छोटे से ब्रेक में